नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारी क्लास शुरू हो चुकी है जो कि रोज़ सुबह 10 बजे शुरू होती है और आज भी उसी तरह हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों को भी क्लास मिल जाए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करा जा रहे हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कल से जहाँ हमने क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से हम आज क्वेश्चंस को लेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया है पारसिक मात्रक है। ऑप्शन ए हो जाएगा दूरी का, बी हो जाएगा समय का, सी हो जाएगा ऊर्जा का, डी हो जाएगा तापक्रम का। तो पारसिक किसका मात्रक होता है? पारसिक बृहद दूरी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ज़्यादा दूरी को मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? पारसेक का। तो मतलब मात्रक किसका हो जाएगा? पारसेक दूरी का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, किसका मात्रक हो जाएगा? दूरी का मात्रक हो जाएगा। और एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26। ठीक है, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। 27 में हमसे पूछा गया है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ऐतिहासिक काल, बी हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, सी हो जाएगा उत्तर ऐतिहासिक काल, डी हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सिंधु सभ्यता है वो किस में आती है? आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, किस में आती है? आदि ऐतिहासिक काल में। सबसे पहले क्या हुआ था? जो पाषाण काल का मतलब इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर उसमें क्या किया गया? पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या है? आदि ऐतिहासिक काल में किसको रखा गया? सिंधु सभ्यता को रखा गया। तो क्या हो जाएगा हमारा? आदि ऐतिहासिक युग हो जाएगा जिसमें सिंधु सभ्यता को रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा जायरे, बी हो जाएगा हमारा अमेजन, सी हो जाएगा नील, डी हो जाएगा नाइजर। तो ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जायरे नदी है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है और इसकी क्या विशेषता है कि ये अफ्रीका की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अफ्रीका में दूसरे नंबर पर सबसे लंबी नदी है और इसको क्या बोलते हैं? इसको कांगो नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांगो। इसे क्या बोलते हैं? कांगो नदी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ की? अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। 29 में हमसे पूछा गया है म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण हमें सही क्रम बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले दिशा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दिशा पता होने के लिए क्या करना है? बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना है जो हमारा राइट हैंड होता है वो हमेशा पूरब की साइड मिलेगा। चाहे किधर से भी बैठ के देख लेना, राइट हैंड कहाँ जाएगा? पूरब की साइड पर जाएगा। तो जब ये वाली पूरब हो जाएगी तो ये वाली पश्चिम अपने आप ही हो जाएगी। जब ये पूरब पश्चिम ये दोनों हो गई तो ये ऊपर वाली दक्षिण, वो ऊपर वाली उत्तर हो जाएगी, नीचे वाली दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा 2 चीज़ें याद रखो, जो हमारा राइट हैंड होगा वो हमेशा पूरब में होगा और जो हमारा सिर होगा वो हमेशा उत्तर में होगा। तो ऐसे आप कभी भी दिशाओं को नहीं भूलेंगे। चाहे किसी भी साइड बैठेंगे आप, पूरब दिशा क्या होगी? राइट हैंड की तरफ, और जो सिर होगा वो हमारा उत्तर दिशा की तरफ होगा। ठीक है, सिर मतलब सिर, बाल देखने हैं हमें, फेस नहीं देखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिर होगा वो हमारा उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम दिशाओं को निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ मतलब ऐसे जाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा क्रम कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में हमसे बोला गया अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बी में बोला गया है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। सी है हमारा असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। डी हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो सबसे पहले कौन सा राज्य आता है, वो हो जाएगा अरुणाचल। ठीक, तो अरुणाचल में और भी ऑप्शंस में मतलब सी हमारा कट गया, सी में अरुणाचल नहीं दिया है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा, नागालैंड। ठीक है, अरुणाचल के बाद क्या क्या आ जाएगा हमारा, नागालैंड। नागालैंड और किस में है, और किसी में भी नहीं है, तो मतलब तीनों ऑप्शन हमारे कट गए, तो ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। नागालैंड के बाद क्या आता है, मणिपुर। तो मणिपुर और ऑप्शंस में है लेकिन नागालैंड नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि म्यांमार के सारे जो भारत के राज्य हैं वो उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने हैं, तो कैसे होंगे, ए ऑप्शन के तरह होंगे बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। 30 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित 30 में हमसे बोला गया है निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा स्वीडन, बी हो जाएगा कनाडा, सी हो जाएगा पोलैंड, डी हो जाएगा फिनलैंड। तो ऐसा कौन सा देश है जिसको 1000 देशों का देश, वो 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है, फिनलैंड में करीब 2 लाख झीलें हैं। लगभग कितनी है, 2 लाख, कितनी हो जाएंगी हमारी, 2 लाख झीलें हो जाएंगी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फिनलैंड को क्या कहा जाता है, 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ऐसा कौन सा देश है जो पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राजील, बी हो जाएगा कोलंबिया, सी हो जाएगा अर्जेंटीना, डी हो जाएगा वेनेजुएला। तो कौन सा देश हो जाएगा हमारा, अर्जेंटीना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है, पशुचारण जो होता है वो शीतोष्ण मैदानों में पाया जाता है, मतलब जहाँ पर ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। और जो अर्जेंटीना है वहाँ पर कौन से मैदान पाए जाते हैं, पंपास क्या होते हैं, बहुत ठंडे मैदान होते हैं, तो वहीं पर ज़्यादा पशुचारण हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, अर्जेंटीना प्रसिद्ध है। ठीक है, इसीलिए क्या है, अर्जेंटीना जो है पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। 32 में हमसे बोला गया है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन ए हो जाएगा चीन, बी हो जाएगा पाकिस्तान, सी हो जाएगा बांग्लादेश, और डी हो जाएगा हमारा नेपाल। तो जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हो जाएगी वो हमारी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, 40-96, कितनी हो जाएगी, 40-96। इतनी लंबी सीमा हमारा जो देश है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। और जो अगर राज्य की बात करें तो राज्य में कौन सा राज्य हो जाएगा हमारा, तो पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 22-17 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में ही है दोनों। अगर देश की बात की जाएगी तो बांग्लादेश हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 40-96 किलोमीटर। और अगर राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 22-17 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किससे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है हमारा देश, तो बांग्लादेश से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। 33 में हमसे बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी। ऑप्शन ए हो जाएगा मिजोरम, बी हो जाएगा गोवा, सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, डी हो जाएगा त्रिपुरा। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला देश, वो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा हमारा, केरल है। वैसे सर्वाधिक वाला केरल है, लेकिन केरल ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, केरल हो जाएगा, लेकिन केरल ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा मिजोरम ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर केरल का पूछा जाए तो केरल का कितने परसेंट है, 94% साक्षरता दर। और अगर पूछा जाए हमसे मिजोरम का, तो मिजोरम का हो जाएगा 91.33%। साक्षरता दर कितनी हो जाएगी मिजोरम की, 91.33%। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन दिया होता केरल तो हमारा केरल हो जाता, लेकिन ऑप्शन हमें दिया नहीं है, तो सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा, मिजोरम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर यूटी में पूछा जाए तो यूटी में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी होगी, तो वो हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। 34 में हमसे पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई, बी हो जाएगा चेन्नई, सी हो जाएगा कोच्चि और डी हो जाएगा विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस पर समुद्र तल मापा जाता है, तो चेन्नई, ठीक, चेन्नई में मापा जाता है। और इसका जो मुख्यालय वो सेंटर है वो कहाँ हो जाएगा हमारा, देहरादून हो जाएगा। इसका जो ऑफिस हो जाएगा वो हमारा देहरादून हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। 35 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, बी हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सी हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है और डी हो जाएगा हमारा गंगा नदी अमरकंटक से निकलती है। तो ऑप्शन ए में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही कही गई है कि गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हमारा बोला गया है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा बोला है ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में हमने देखा कि गंगा नदी अमरकंटक से निकलती है, इसके बारे में हम ऊपर कई पेपरों में कर चुके हैं। गंगा नदी अमरकंटक से ना निकलकर गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। कहाँ से, गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और गलत ही हमसे पूछा तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी जो है वो गंगोत्री के हिमनद से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री के हिमनद के गोमुख से निकलती है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन गलत दिया है, तो यही गलत पूछा है हमसे, तो गलत ही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। 36 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों की निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। हमें ये बताना है कि कौन से राज्य का निर्माण कौन सी तिथि को हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा हरियाणा। हरियाणा का हमें बताया गया 1 नवंबर 1966। बी हो जाएगा हमारा मिजोरम। मिजोरम का बताया गया 20 जून 1986। सी हमें बताया गया तेलंगाना। तेलंगाना का 15 अगस्त 2014। और डी हमें बताया गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो राज्य बनाया गया था वो 20 नवंबर 2003। तो हमें ये बताना है कि कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। तो हम चेक कर लेते हैं पहले। तो हरियाणा क्या है, हरियाणा को कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1966 को, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फिर भी हम आगे के चेक कर लेते हैं। मिजोरम, मिजोरम को कब बनाया गया था, 20 फरवरी। मिजोरम हो जाएगा हमारा 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987, ठीक है, बल्कि ये दे रखा है हमें 1986, यहाँ 87 कर लेते हैं। पहला तो हमें सही दिया है लेकिन दूसरा हमें गलत दिया है। ये 25 की जगह क्या हो जाएगा, 20, यहाँ फेब हो जाएगा और यहाँ 87 हो जाएगा, ठीक है। और तेलंगाना का क्या हो जाएगा, तेलंगाना को कब बनाया गया था, तो ये हो जाएगा 2 जून 2014। ये डेट बिल्कुल सही दी है, 2 जून 2014 को ही बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया है, 15 अगस्त 2014, ठीक है। और डी हो जाएगा हमारा 20 नवंबर 2000, ठीक, ये 20 नवंबर 2000। तो ये डेट्स हमारी गलत दी हैं, जो सही हैं वो हमने लिख दी हैं, जो डेट गलत दी हैं और हमारा फर्स्ट वाला सही बताया गया है। तो हमारा फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला हमारा सुमेलित है। हरियाणा को कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1966 को। मिजोरम को कब बनाया गया था, 20 फरवरी 1987 को। तेलंगाना को 2 जून 2014 को। छत्तीसगढ़ को 20 नवंबर 2000 को, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। 37 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत के दालों का सर्वाधिक उत्पादक करता है, ठीक। सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी हो जाएगा महाराष्ट्र, डी हो जाएगा राजस्थान। तो इसका आंसर जो है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दालों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, ठीक, लगभग 23%, ठीक। कुल देश के उत्पादन से लगभग 23% कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। 38 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है। ऑप्शन ए हो जाएगा भारत, बी हो जाएगा रूस, सी हो जाएगा सूरीनाम और डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
तो ऐसा कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का भंडार है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा हमारा। ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है? सबसे ज़्यादा भंडारण है किसका? बॉक्साइट का। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हमारे देख रहे हैं आप, रोज़ ही रिपीटेड हो रहे हैं, तो लगभग क्वेश्चंस हमारे रिपीटेड ही आते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी को हम बहुत अच्छे से करा रहे हैं। आप लोग बस जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, आपको अपना कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ते हैं। 39 में हमसे पूछा, निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़, बी हो जाएगा महाराष्ट्र, सी हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश और डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर हो जाएगा? हमारा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कितने वर्ग किलोमीटर में है ये? तो 774.62 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। इतने में क्या है हमारा? क्या है? वन क्षेत्र। ठीक, वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। 40 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई? कौन सी वर्ष में भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1999, दूसरा हो जाएगा 2000, तीसरा हो जाएगा 2001, चौथा हो जाएगा 2002। तो ऐसा कौन सी तिथि है जिसमें क्या है? NPP की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब की गई थी? 2000, सन 2000 में। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? वर्ष 2000 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। 41 में हमसे पूछा गया है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हमसे पूछा गया कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अब पता है हमने ऊपर 2 क्लासेस कर रखी हैं डेज़ की, उसमें ये सारे कवर कर रखे हैं। आप लोग उनको बार बार देखते रहिए, रिकॉल करते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप रोज़ देख रहे हैं दिवस ज़रूर पूछा जा रहा है, तो दिवस ज़रूर ही पूछा जाएगा, आपको उनमें से ही दिवस मिल जाएगा। बाकी हमें और कोई इंपॉर्टेंट लगेंगे तो हम वो भी करा देंगे, बट आप लोग उनको देखते रहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 11 अप्रैल, बी हो जाएगा 11 मई, सी हो जाएगा 11 जुलाई, डी हो जाएगा 12 अगस्त। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस होता है वो हम कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी? 1989 में, 1989 में। और किसके द्वारा? UNDP के द्वारा, UNDP के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, UNDP के द्वारा शुरुआत की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। 42 में हमसे पूछा गया है, पलायन व गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ली, बी हो जाएगा क्लार्क, सी हो जाएगा रेवेक्सटीन और डी हो जाएगा जेलिंस्की। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पलायन का गतिशीलता व संक्रमण मॉडल था वो किसने किया था प्रतिपादित? तो डी हमारा सही हो जाएगा, जेलेंस्की ने किया था। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। 43 में हमसे पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछा गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक, बी हो जाएगा केरल, सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन हमारा जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 11 की जनगणना के अनुसार। तो कहाँ हो जाएगा? केरल में। कहाँ हो जाएगा? केरल में। ठीक है, और इसके बाद किस में हो जाएगा? पुदुचेरी में, फिर तमिलनाडु में। ठीक है, इसके अगर केरल ऑप्शन में ना दिया हो तो पुदुचेरी हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को रख सकते हैं। ठीक, और अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए तो वो कहाँ हो जाएगा? हरियाणा। कहाँ हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। 44 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, बी हो जाएगा बेहतर आवास क्षेत्र, सी हो जाएगा हमारा बेहतर सामाजिक सुविधाएं और डी हो जाएगा हमारा नित्य प्रति आवाजाही यात्रा क्षेत्र। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नगर का हृदय होता है वो किसे कहते हैं? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर हम अपने व्यापार को सुविधापूर्वक चला सके, सुविधापूर्वक उसको कार्यरत कर सके, संपादित कर सके, वही के क्षेत्र क्या कहलाएगा? हमारा हृदय। ठीक है,
हृदय वही तो कहलाता है, मतलब हमारे शरीर का जो हृदय होता है वो पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि वो क्षेत्र जो हमारे पूरे शहर को मेंटेन करके रखे वो क्या कहलाता है, हमारा हृदय कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। 45 में हमसे पूछा गया है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा एडम स्मिथ को, बी हो जाएगा रिकार्डो को, सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स को, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। किसको, एडम स्मिथ को। ऐसे पूछ लिए जाते हैं, बुक्स वगैरह भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, आप लोग करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा 46 में हमसे पूछा गया भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आरबीआई, बी हो जाएगा पीएनबी, सी हो जाएगा एसबीआई, डी हो जाएगा एचडीएफसी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप रट ही लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉल करते रहिए बार बार कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो हो जाएगा हमारा आरबीआई। ठीक है, 47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है। मतलब ऐसी कौन सी नहर है जो राजस्थान में पाई जाती है और भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, भूमि का क्षरण करती है, मतलब भूमि को बंजर करती है। एक हिसाब से क्या होता है भूमि क्षरण, भूमि क्षरण किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो जैसे जिस क्षरण के पानी से क्या होता है, मृदा का अपवर्तन भी होता है। क्या है, मृदा का अपरदन भी हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, मृदा क्या है, क्षरित हो रही है, मृदा क्या है, कम उपजाऊ हो रही है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, भूमि क्षरण कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला हो जाएगा गंगा नहर, बी हो जाएगा हमारा सरहिंद नहर, सी हो जाएगा हमारा इंदिरा गांधी नहर, डी हो जाएगा हमारा आगरा नहर। तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नहर है वो, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो राजस्थान में हो जाएगी। और किस लिए प्रसिद्ध है ये, भूमि क्षरण के लिए। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। 48 में हमसे पूछा गया है जैव विविधता है, मतलब जैव विविधता किसे कहते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग। ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा पादपों की विविधता, सी हो जाएगा जंतुओं की विविधता, डी हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण का योग। मतलब जैव विविधता क्या कहलाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या हो, संपूर्ण प्रजातियों को रखा गया हो, संपूर्ण जीनों को रखा गया हो व संपूर्ण परितंत्रों का योग हो। मतलब ये सभी शामिल हो, वो क्या कहलाती है, हमारी जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, जिसमें सभी का योग हो, संपूर्ण जाति, प्रजाति, जीन सभी का योग हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। 49 में हमसे पूछा गया है वर्ष 2018 में फुटबॉल का विश्व कप किस देश ने जीता। ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मनी, बी हो जाएगा फ्रांस, सी हो जाएगा ब्राज़ील, डी हो जाएगा इटली। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने 2018 का विश्व कप जीता, फुटबॉल विश्व कप, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, किसने जीता था, फ्रांस ने। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 2018 का विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था, फ्रांस ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपुरा, बी हो जाएगा सिक्किम, सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डी हो जाएगा हमारा नागालैंड। तो ऐसा कौन सा राज्य हो जाएगा हमारा जिसको क्या किया गया, जैविक खेती वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है। तो क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में लगभग 75,000 हेक्टेयर से, मतलब लगभग 75,000 हेक्टेयर क्या हुई है, जैविक खेती का उत्पादन किया गया है। इसीलिए इसको क्या किया गया, जैविक खेती वाला प्रथम राज्य घोषित कर दिया गया। सबसे ज़्यादा जैविक खेती कहाँ हुई है, हमारे यहाँ सिक्किम में हुई है। ठीक है, कितनी, लगभग 75,000। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम लोग सुबह 10 बजे। आप सभी हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए और हमारी सारी क्लासेस को लेते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।